साउथ की पॉलिटिक्स में दो यंग पॉलिटिशियंस का उदय हो रहा है। दोनों ही एक्टर टर्न पॉलिटिशियंस हैं, जहां एक और आंध्रा की पॉलिटिक्स में हिंदुत्ववादी छवि के उभरते सितारे पवन कल्याण हैं। An unapologetic Sanatani Hindu. I am an unapologetic Sanatani Hindu. तो वहीं दूसरी ओर तमिल पॉलिटिक्स में द्रविडियन विचारधारा के पुरजोर समर्थक विजय थालापति हैं। பொறுத்தவரைக்கும் நாம எல்லாரும் ஒண்ணுதான், நாம எல்லாரும் சமம்தான். அதனால என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என்னோட உயிர் வணக்கங்கள்। दोनों की आइडियोलॉजीज में उतना ही डिफरेंस है जितना एसआरके और केआरके में, जितना इजराइल और पैलेस्टीन में है। लेकिन एक चीज जो दोनों ही पॉलिटिशियंस में कॉमन है वो है इनका मैसिव पब्लिक सपोर्ट। आपके पूर्व के लिए, आपके भविष्य के लिए मैं आपके साथ, जनसेना आपके साथ है। அதனால என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்। दोनों ही अपनी जनता के चहेते हैं और दोनों की ही पॉलिटिक्स में आने की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और दोनों ही सुपरस्टार आने वाले सालों में साउथ की पूरी पॉलिटिक्स कंट्रोल करने वाले हैं। कैसे, ये आगे हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं पावर स्टार पवन कल्याण की, जिनको मोदी जी भी कुछ ये कहते हैं। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। पवन कल्याण का ओरिजिनल नाम कोनेडिला कल्याण बाबू है। पवन हमेशा से ही अपने बड़े भाई चिरंजीवी की ट्रैजेक्टरी पर चलते आ रहे हैं। वो चिरंजीवी की ही तरह बहुत कम समय में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार के रूप में उभरते हैं, एक के बाद एक हिट मूवी देते हैं। बट उनका रुझान हमेशा से ही राजनीति में ज्यादा था, जिस वजह से जब उनके भाई चिरंजीवी ने 2007 में अपनी खुद की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी बनाई तो पवन कल्याण ऑफिशियली एक्टिव पॉलिटिक्स में कूद जाते हैं और प्रजा राज्यम पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब दोनों भाइयों ने आंध्रा के 2009 के असेंबली इलेक्शंस के लिए जबरदस्त और एग्रेसिव कैंपेन किया। बट फिल्मों में हिट होने वाले ये दोनों स्टार राजनीति के अखाड़े में बुरी तरह पिट जाते हैं और चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी इस इलेक्शन में कुछ खास नहीं कर पाती और पार्टी इस कदर बिखरती है कि 2011 में चिरंजीवी अपनी पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देते हैं, जिसके बाद पवन चिरंजीवी से काफी नाराज होते हैं और एक बार फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़कर फिल्मों में आने का डिसाइड करते हैं, जहां उन्होंने 2012 में सुपर हिट मूवी गब्बर सिंह प्रोड्यूस करी। बट पवन को राजनीति का जो कीड़ा था वो उन्हें फिल्मों में ज्यादा दिन रुकने नहीं देता और फिर वो दोबारा पॉलिटिक्स में कूद जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ नए अंदाज में। 2014 में पवन कल्याण ने फैसला किया कि वो खुद की पार्टी जनसेना पार्टी लॉन्च करेंगे, जिसकी कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व थी, जिस कारण पवन कल्याण 2014 के इलेक्शंस में एनडीए का हिस्सा बनते हैं और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में बीजेपी एंड टीडीपी को सपोर्ट करते हैं, बट खुद इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते। लेकिन फिर 2017 में एनडीए अलायंस से मतभेद के चलते पवन कल्याण अलायंस से बाहर हो जाते हैं और 2019 के इलेक्शंस में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का डिसाइड करते हैं। बट ये वही समय था जब आंध्रा की पॉलिटिक्स में जगन मोहन रेड्डी नाम की नई सुनामी आने वाली थी। और इस बार तो पवन कल्याण की जनसेना आंध्रा की 140 सीट्स पर कंटेस्ट कर रही थी और खुद पवन कल्याण 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़ रहे थे। बट इस जगन मोहन रेड्डी नाम की सुनामी में बीजेपी टीडीपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टी उड़ गई तो पवन कल्याण क्या चीज थे। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए 175 सीट्स में से 151 सीट जीत लिए। वहीं पवन कल्याण की पार्टी जनसेना सिर्फ 1 सीट जीत पाती है, जबकि पवन कल्याण खुद अपनी दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन हार जाते हैं, जिसके बाद पवन कल्याण को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन एंड पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस जैसे टैग मिलने लग गए। बट इस बार पवन कल्याण पॉलिटिक्स क्विट करके फिल्मों में न जाने का फैसला करते हैं एंड 2019 इलेक्शन के बाद जगन मोहन रेड्डी के अगेंस्ट एग्रेसिव कैंपेन करते हैं, लोगों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स एंड प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़े होते हैं
और इस दौरान जब टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू स्किल डेवलपमेंट स्कैम के चलते 50 दिन जेल में थे और पवन कल्याण को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, जिसको पवन कल्याण बड़ा मुद्दा बनाकर पूरे आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी सरकार को घेरते हैं। और अब धीरे धीरे आंध्रा का स्टेट इलेक्शन भी पास आ रहा था, जिसके लिए एक दूसरे से मनमुटाव कर चुके बीजेपी और टीडीपी को एक साथ लाने में पवन बड़ा रोल निभाते हैं और दोनों को साथ लाकर एक अलायंस फॉर्म होता है और ये अलायंस हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर होकर चुनाव लड़ता है, जिसका रिजल्ट इस अलायंस की 2024 के आंध्रा के असेंबली इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री के रूप में दिखती है और पवन का बाय बाय जगन का सपना भी पूरा हो जाता है। बाय बाय जगन। जहां पवन कल्याण की पार्टी जनसेना 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा में 21 में 21 और लोकसभा में 2 में 2 सीट जीतती है, जिसके बाद पवन कल्याण आंध्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और साथ में साउथ में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के एक प्रमुख चेहरे भी, जिसने अभी सिर्फ शुरुआत करी है। वहीं दूसरी तरफ हैं साउथ सिनेमा के मेगा स्टार विजय थालापति, जो साउथ के शाहरुख खान हैं। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं। जिनका ओरिजिनल नाम जोसेफ विजय है। विजय बचपन से ही फिल्मों में रोल करने लग गए थे। उन्होंने 15 साल की एज तक कई फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और फिर 20 साल की एज में विजय अपने फादर की डायरेक्टेड मूवी नल्लाई थेरुपु में एज अ लीड एक्टर काम किया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई, जिसके बाद विजय को खूब सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा था कि कई मैगजीन्स ने विजय को चूहे की शक्ल का बताकर उन्हें हीरो बनने की कैटेगरी से ही बाहर बता दिया, जिसके बाद विजय काफी ज्यादा ऑफेंड हुए और फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की सोचने लगे। बट फिर 1996 में विजय की मूवी आती है पूबे उनग्गा, जो ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट थी, बल्कि इस फिल्म ने विजय को जमकर पॉपुलैरिटी दी। इस फिल्म के बाद विजय को तमिल के कोने कोने तक लोग जानने लग चुके थे, जिसके बाद विजय के फिल्मी कैरियर का ग्राफ इस कदर ऊपर चढ़ा कि आने वाले सालों में विजय ने एक के बाद एक लगातार सुपरहिट मूवीज दी, जिसके साथ ही उनके फैंस ने उनको थालापति मींस कमांडर की उपाधि दी। अब जोसेफ विजय तमिल सिनेमा के विजय थालापति बन चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे विजय की मूवीज से पॉलिटिक्स की बू आने लग चुकी थी। जैसे कि 2013 में उनकी फिल्म आई थलाइवा, जिससे तमिलनाडु की प्रेजेंट जयललिता गवर्नमेंट को खतरा महसूस हुआ। गवर्नमेंट ने इस फिल्म को बैन करने से लेकर फिल्म ओपनिंग में सिक्योरिटी ना देने जैसी तमाम कोशिशें करी और फिर 2017 में विजय अपनी फिल्म मार्शल के कारण एक बार फिर से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में कूद जाते हैं। अब इस बार इस फिल्म से तमिलनाडु बीजेपी के लोग ऑफेंड हो गए। उनका कहना था कि इस फिल्म में जानबूझकर प्रधानमंत्री की इमेज खराब करी जा रही है, जिसके बाद इस फिल्म को खूब हाइप मिली और विजय की ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब दिन ब दिन साउथ इंडिया में विजय की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। आलम ये हो गया कि सोशल मीडिया से दूर रहने वाले विजय ने 2023 में जब अपनी इंस्टाग्राम आईडी बनाई तो वो हर जगह ट्रेंड करने लग गए। महज 16 घंटों के अंदर उन्होंने सबसे तेज 40 लाख फॉलोअर्स हिट करे। अब इसी पॉपुलैरिटी और लोगों के प्यार और सपोर्ट को देखते हुए 2 फरवरी 2024 को विजय एक्टिव पॉलिटिक्स में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी टीवी के तमिल का बैटरी खड़गम लॉन्च करते हैं। तमिल सिनेमा के एक्टर विजय ने राजनीति में कदम रख दिया है। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में विजय ने रविवार को पहली राजनीतिक रैली, जिसके लॉन्च डे पे ही 3 लाख से ज्यादा लोगों का जन सैलाब उमड़ा, जहां विजय ने अपनी पार्टी का फ्लैग थीम सॉन्ग लॉन्च करा। साथ में उन्होंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी भी क्लियर करी कि उनका बीजेपी से वैचारिक और डीएमके से राजनीतिक मतभेद है। विजय ने कहा कि वो पेरियार की विचारधारा को तो अपनाएंगे, लेकिन उनकी ईश्वर विरोधी विचारधारा को खुद से दूर रखेंगे। और साथ में विजय ये भी कहते हैं
कि मैं यहाँ अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे लिए आया हूँ। चूंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ने जयललिता के जाने के बाद से स्टालिन की डीएमके का एक छत्र राज है, इसलिए विजय थालापति के पास बहुत तगड़ा मौका है अपनी पार्टी को उभारने का और तमिल की पॉलिटिक्स में एक सुपरस्टार लीडर के रूप में छाने का, जिसके लिए उनकी पार्टी टीवी के 2026 के तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस को टारगेट कर रही है। बट अभी ये पॉलिटिक्स में विजय थालापति का बहुत ही इनिशियल फेज है, इसलिए बहुत कुछ तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग रन में विजय तमिल की पॉलिटिक्स में अपना पांव गड़ाए रखते हैं तो बेशक वो एक शानदार एक्टर के साथ साउथ की धरती पर एक शानदार लीडर के रूप में भी उभर सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले सालों में इन दो मेगा स्टार्स पवन कल्याण और विजय थालापति के बीच सदर्न स्टेट्स में जबरदस्त टक्कर देखने को मिले। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।